खेती के विकल्पों को लेकर पर्यावरणविद डॉक्टर जगदीश चौधरी ने पत्रकार दीपक शर्मा को अपने साक्षात्कार के दौरान कई महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। उनका कहना है कि तुलसी की खेती आज के समय में एक महत्वपूर्ण विकल्प बन सकती है। उन्होंने खुद पलवल के नंगलिया गांव में 8 एकड़ में तुलसी की खेती की है। उनका कहना है कि इस खेती में पानी की बहुत कम खपत लगती है और तुलसी किसानों के लिए पूर्ण रूप से आर्थिक फायदे का सौदा हो सकती है। डॉक्टर जगदीश चौधरी देश के बड़े पर्यावरणविद होने के साथ साथ विश्व जल परिषद के सदस्य भी हैं। वे खेती के नए नए तौर तरीकों पर शोध करते हैं। उन्होंने देश में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर किसान और सरकार दोनों से सूझबूझ से काम करने की अपील की है। कहते हैं कि ये कितना उनके लिए एक वैकल्पिक हो सकता है और कितना कल्याणकारी हो सकता है युवाओं के लिहाज से। तो उसमें सबसे पहली बात ये हुई कि ये हम लोग अपनी आय को देखता है किसान, तो आय इससे कम से कम मैंने कहा कि 4 से 5 गुना जब बढ़ती है तो उसके लिए ये कल्याणकारी हुआ। दूसरा, ये जो पलायन की प्रवृत्ति है उसमें कहीं ना कहीं अंकुश लगता है। और तीसरी बात, क्योंकि अभी भी हम लोग जो देखते हैं ना, ग्रामीण हो या शहरी क्षेत्र हो, जब हम लोग कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर, यदि हम लोग बहुत समय तक खाली रहते हैं तो इससे हमारे आलस्य भी बढ़ता है और हम ऐसे रास्ते ढूंढते हैं जिसमें चोरी हो, लूटपाट हो, जिनसे कम मेहनत में हम ज़्यादा कमा सकें। तो इस फसल को जब हम करते हैं तो इसमें व्यस्त भी रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने गेहूं किया तो आज हमने बो दिया तो उसके बाद 2-3 महीने के लिए आपको कोई काम नहीं है, फिर एक आध बार पानी देते हैं, उसके बाद फिर काटने के समय बिजी होते हैं। इसमें हम लगातार लगे रहते हैं। तो इससे हम लोगों को क्या हुआ कि श्रम भी होता रहा, लगातार आय भी रोजाना लगभग क्रम में मिलती रही हम लोगों को। तो जब कहते हैं ना कैश क्रॉप का जो नेचर होता है, कैश क्रॉप में यही होता है कि हम लोग अभी उगाते हैं, मंडी में जाकर बेच आते हैं, तो हम लोगों को लगभग हर तीसरे चौथे दिन कुछ ना कुछ जेब में पैसा आता है। तो इससे हमारी जीवन स्थिति ज़्यादा बेहतर हो जाती है। हम लोगों पर लोगों के कर्ज कम होने लग जाते हैं धीरे धीरे। तो वो प्रवृत्ति यहाँ से विकसित होती है। तो इसलिए कोई भी मेडिसिनल प्लांट हो, केवल ये तो हमने तुलसी का एक्सपेरिमेंट तो इसलिए किया क्योंकि हम लोग जिस डार्क जोन में और NCR में रह रहे हैं वहाँ की समस्याओं के लिए बहुत ज़रूरी है निदान के लिए। तो किसान के लिए भी, सरकार की भी हेल्प कर रहा है, क्योंकि सरकार ने कहा कि यदि आप धान नहीं बोते हैं तो आप लोगों को लगभग 1300 से 1500 रुपये प्रति एकड़ हम आप लोगों को मुआवजा भी देंगे, आप कुछ और फसल उसकी जगह करिए। तो किसान को यदि वो भी मिल जाए और ये तुलसी भी मिल जाए। और इसमें भी मैं एक और मज़े की बात बता दूं कि हरियाणा सरकार ने भी इस पर लगभग 6,500 रुपया के आसपास का प्रावधान रखा है एकड़ में, कि यदि आप इस तरह का हम लोगों से सहायता चाहते हैं तुलसी की खेती के लिए तो आप ले सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा कहीं ना कहीं सरकार का एक किसानों के लिए हेल्पफुल हो सकता है। और जबकि मैं एक बात बता दूं कि 2,500 से 3,000 रुपया जो कैश जो उसकी जेब से, किसान की जेब से लगेगा, 1 साल का खर्च मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा तो सिर्फ श्रम की बात है, श्रम वो करता जाए तो उसको अच्छा मिलेगा। तो आज के युवाओं के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि उनको इन मेडिसिनल प्लांट हुए या और कोई कैश क्रॉप हुई, तुलसी जैसी खेती हुई, जो हर प्रकार से हमारे कल्याणकारी, उनकी तरफ हमें जाना चाहिए। और जो हम लोग जो ट्रेडिशनल वे में बहुत सारी चीज़ें उगाते आए, ये ट्रेडिशनल भी नहीं है, मैं आपको बता दूँ, वो भी ट्रेडिशनल नहीं है, क्योंकि धान यहाँ का नहीं था हरियाणा का, तो ये हमारे ट्रेडिशन का नहीं है। हम लोगों के यहाँ पर इवन गेहूँ आप लोग देखें, आज से 35 या 40 साल पहले जाएंगे तो हरियाणा में गेहूँ भी नहीं हो रहा है। तो वो भी हमारे यहाँ नहीं, वो तो ग्रीन रिवॉल्यूशन जो हमारी 1969 के बाद का ये उपज कहना चाहिए, तब ये चीज़ें थोड़ी बहुत शुरू हुई हैं। तो ये चीज़ें हमारी ट्रेडिशन की भी नहीं है, क्योंकि ट्रेडिशन की तो वो करती हैं जो कि रेन पैटर्न और क्रॉप पैटर्न को जोड़ती हैं। जितनी बारिश होती है उसके हिसाब से फसल की जाती है, वो ट्रेडिशनल होती है। तो यदि उसकी तरफ भी हम जाएंगे तो बहुत कल्याणकारी हो सकता है। आपने रेन पैटर्न की बात की, तो जैसे मतलब हर फसल का एक मौसम होता है, तो क्या तुलसी का भी कोई विशेष मौसम है कि जिस महीने में होती है या किसी साल में किसी भी महीने की जा सकती है? देखिए, सबसे पहली और अच्छी बात ये होती है कि तुलसी को और जब फसलों से हम तुलना करते हैं तो और में हम लोग कहते हैं कि रबी की फसल है, खरीफ की फसल है, लेकिन इसके मामले में बड़े आनंद की बात है कि पूरे साल भर चलने वाली फसल है। इसको तो यूँ कहना चाहिए कि सर्दी से शुरू करके सर्दी पर हमने ख़त्म किया, इस तरह से भी यदि हम देख लें तो भी अच्छा है। तो क्योंकि ये पूरे 1 साल चलती है, तो 4 इसमें चक्र होते हैं, 3-3 महीने का इसका एक चक्र होता है। एक पौधा 1 साल की उम्र का उसमें होता है तुलसी का। तो आप लोग इस तरह से इसको देखेंगे तो यदि हम लोग इसको फरवरी-मार्च में इसका पौधारोपण कर दें तो और आप लोग अगले दिसंबर तक इसकी फसल को लें तो मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा कल्याणकारी है। बाकी कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं दक्षिण भारत के जहाँ पर सर्दी ज़्यादा नहीं होती, तो उनको जब उनके बारिश का मौसम होता है उस दौरान वो लगाएंगे तो उनके यहाँ तो सालों साल ये चीज़ चलेगी। जो तुलसी है, तुलसी का जो संपूर्ण उपयोग है आर्थिक दृष्टि से, वो उद्योग में देखें अगर, तो किस क्षेत्र में इसका उपयोग है तुलसी का? देखिए, सबसे पहले उद्योग में आप करें तो हम लोगों की परंपराओं में भी उद्योग अपने आप छिपा हुआ था कि हम लोगों के जितने भी खासकर जब हमारा रोग होता है
या हम लोगों को किसी तरह की इम्यूनिटी जब बढ़ाने की बात आती है तो हम लोग तुलसी का अर्क लेते हैं। यदि आज भी आप लोग एक गिलास पानी में एक सिंपल छोटा सा बूंद तुलसी का अर्क का डाल देते हैं तो उसके बाद आप लोगों का शरीर एकदम हल्का हो जाता है और हज़ारों तरह की बीमारी हमारे शरीर में नहीं आ पाती हैं। तो पहला तो हमारे लिए ये चिकित्सा का या जो मेडिसिनल पर्सपेक्टिव हुआ ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और आप लोग यदि मेडिकल इंडस्ट्री में जाएँ तो उसके अंदर तो मैं लगभग जितनी भी दवाइयाँ हमारी हैं उन सब में तुलसी का कहीं ना कहीं प्रयोग होता ही है, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। तो वो पहली बात तो सबसे पहला वो हुआ। दूसरा ये हमारी धार्मिक आस्था का प्रतीक भी है। तो इसमें आप लोग बहुत तरह के उद्योग, वो चाहे धूप बत्ती का हो सकता है या मालाओं का हो सकता है और कई तरह की आप लोग इन चीज़ों के प्रयोग धार्मिक रूप से भी कर सकते हैं। ये भी इसमें कल्याणकारी होगा जिस प्रकार को। हाँ, इतना ज़रूर है कि कुछ चीज़ें कलर लेजिस्लेशन की होती है जो दिखाते कुछ और हैं कानून में, जबकि उसकी वास्तविकता कुछ और होती है। इस कानून में मैं 1-2 बिंदु ऐसे हैं जिनसे मैं सरकार की बात से सहमत नहीं हूँ, जो कि इस कानून में परिवर्तन होने अनिवार्य हैं। जिसमें 2 बिंदु सबसे पहले इस बात को लेकर रहे हैं कि यदि हम लोग किसान एक रिक्वेस्ट करता है कि MSP उसका बने रहना चाहिए, तो हालांकि सरकार कह रही है कि हम उसके लिए तैयार हैं, हमने वो कैंसिल ही कब किया जो हम उसको बने रहने की बात करें। तो लिखित में गारंटी उसकी बात कह रहे हैं तो वो हमें दे देने में कोई हर्ज नहीं है। और दूसरा, यदि आप लोगों ने जो स्टोरेज के लिए जो एक बनाया कि आप लोग कहते हैं कि किसान कितना भी चाहे स्टोर कर सकता है, तो मैं मानता हूँ कि किसान को मना कब था स्टोर करने के लिए जो आपको एक कानून बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। इससे तो यही लगा कि कहीं ना कहीं जो व्यापारी वर्ग है उनको स्टोर करने के रास्ते हमने खोल दिए हैं। और ख़ासकर उसमें से हमारा जो गेहूँ है, चावल है, दाल है, तिलहन है, ये जो बेसिक नेसेसिटी हैं, इनको भी आप लोगों ने अपनी उस लिस्ट में से निकाल के कहा कि इनका भी आप कितना भी संग्रह कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कालाबाजारी के लिए या व्यापारियों को प्रमोशन करने के लिए इसकी स्मेल इसमें दिखाई पड़ती है। तो इसके लिए कानून सरकार को कहीं ना कहीं बदलाव करना चाहिए। दूसरा, किसानों के लिए मेरा निवेदन है, क्योंकि देखिए चीज़ें अड़ने से नहीं होती हैं, चीज़ें समझने के बाद उस पर संवाद करने के बाद उनका समाधान निकलता है। और बुद्धिमान व्यक्ति संवाद करते हैं और उसके बाद जहाँ पर हमारे आपका कहीं कन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व करने की बात होती है। इसलिए हम लोगों को अड़ना नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे कुछ गलत लोग भी होते हैं जो उसका फ़ायदा उठा लेते हैं। क्योंकि किसान तो शायद अपने घर के भी निर्णय खुद नहीं ले पाता, वो भी अपने गांव के पड़ोसी से, अध्यापकों से, उनसे सलाह लेता है छोटी छोटी बातों की। तो वो पॉलिसी को कहाँ समझ पाएगा, नीतियों की इतनी बड़ी बात सामान्य किसान नहीं समझ सकता। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि किसान भी बाकी लोगों के बहकावे में ना आए, वो भी संवाद के रास्ते में आगे बढ़े और जो बेहतर है सबके लिए कल्याणकारी है उस पर राज्य को दोनों को सॉल्यूशन निकालना होगा।